चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम पुनः राजेश जोशी के द्वारा लिखी गई कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं लेकर आए हुए हैं। देखते हैं कविता पर प्रकाश डालने से पहले हम राजेश जोशी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। राजेश जोशी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? देखिए, जो राजेश जोशी का जन्म है 1946 ईस्वी में हुआ था। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में हुआ था। प्रश्न बनेगा कि राजेश जोशी का जन्म कब हुआ? 1946 ईस्वी में। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? नरसिंहपुर जिले में। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद राजेश जोशी ने अपनी शिक्षा पूरी की और पूरी करने के बाद वो पत्रकारिता की ओर चले गए और कुछ सालों तक अध्यापन किया। पहले तो उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू कर दी और उसकी कुछ सालों तक अध्यापन का काम किया। राजेश जोशी कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखीं। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए। मतलब राजेश जोशी ने कुछ नाटकों का रूपांतरण भी किया है। अब कौन कौन से नाटकों का उन्हें रूपांतरण किया है? देखिए, कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया है। मतलब कुछ फिल्मों में पटकथा लेखन का भी कार्य किया है। राजेश जोशी ने भर्तृहरि, जो संस्कृत के कवि हैं, भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमि का कल्पतरु यह भी, देखिए ये उनकी अनुवादित रचना है। राजेश जोशी की अनुवादित रचना भूमि का कल्पतरु यह भी किसकी रचना का अनुवाद है? भर्तृहरि की। इसके बाद उन्होंने मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल। पतलून पहिना बादल किसकी कविता का अनुवाद है? तो मायाकोव्स्की। मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया। अब देखिए, दो रचनाएं हो गई कि पतलून पहिना बादल किसका अनुवाद है ना, ये किसकी रचना का अनुवाद है? मायाकोव्स्की। मायाकोव्स्की पतलून पहिना बादल और भर्तृहरि की भूमि का कल्पतरु यह भी, ये दोनों रचनाएं बहुत मुश्त हैं। कई भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी राजेश की कविताओं का अनुवाद प्रकाशित हुआ है। अब चलते हैं राजेश जोशी की जो रचनाएं हैं, कौन कौन सी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, ये रचना उनकी बहुत मुश्त है। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हैं। तो इनको याद कर लेना है आप लोगों को कि राजेश जोशी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मान दिया गया है। मतलब 3 प्रकार के इन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं। पहला आपका माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और तीसरा जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए, राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारते हैं। गहरी आस्था उभारने वाली राजेश जोशी की कविताएं हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। मतलब एक साथ उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी है, मिजाज है और मौसम, ये सब के सब यानी तीनों चीज़ें एक साथ उनकी कविताओं में मिलती हैं। स्थानीय बोली, रीति रिवाज, मिजाज और मौसम, मौसम का भी समावेश किया है। इनकी काव्यालोक में आत्मीयता, लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने के लिए एक निरंतर संघर्ष भी इनकी कविताओं में दिखाई देता है। एक निरंतर संघर्ष भी इनकी कविताओं में है। दुनिया के कष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए भी वो बेचैन दिखाई देते हैं। मतलब बराबर है, जीवन को एक तरफ खतरा दिखाई देता है तो उसके लिए बेचैन है, और जीवन के प्रति संभावनाओं को
खोजना, उन्हें ढूंढना, ये भी उनकी एक बेचैनी है। जो प्रस्तुत कविता बच्चों से बचपन छीने जाने की पीड़ा व्यक्त की गई, जो आज हम कविता पढ़ने वाले हैं राजेश जोशी की, उस कविता का यहाँ पर सारांश दिया गया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कविता है। इस कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। बचपन, बच्चों से क्या छीनने की बात कही गई है? बचपन। बच्चों से बचपन छीन करके या बच्चों को सीधे काम पर लगा देते हैं। काम पर लगा देते हैं, इसलिए उनके बचपन का विकास नहीं हो पाता और उनका बचपन छिन जाता है और वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, अपने जीवन को आगे विकसित नहीं कर पाते। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर भी इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। तो जब बच्चों को काम पर लगा दिया जाएगा तो बच्चे निश्चित है कि खेल, शिक्षा और जीवन की जो उमंग है वो उनसे छिन जाएगी, क्योंकि जहाँ बच्चों को खेलना चाहिए था वहाँ वो काम कर रहे हैं, तो कैसे संभव है उनके जीवन का विकास। चलिए, तो इसी तर्ज पर लिखी हुई ये कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही मार्मिक कविता है, हृदय को स्पर्श करने वाली, छूने वाली कविता है। और ये कविता आपकी संविदा वर्ग 2 जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसमें ये आपका पाठ है, टॉपिक है। इसलिए आज मैं D.R. पटेल पलक हिंदी एकेडमी के माध्यम से आपके सामने ये कविता लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं कविता का सार क्या है, कविता का भावार्थ क्या है, कविता से कौन कौन से प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। सड़क किससे ढकी हुई है? कोहरे से ढकी हुई है। ये आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कोहरे से ढकी हुई सड़क पर बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। सड़क किससे ढकी हुई है? कोहरे से ढकी हुई है। सुबह सुबह बच्चे काम पर कब जा रहे हैं? सुबह सुबह, मतलब सुबह जगते ही बच्चे काम पर निकल जाते हैं। अब दृश्य देखिए, कोहरे से ढकी हुई सड़क पर काम पर जा रहे हैं, मतलब सड़क दिखाई नहीं दे रही और बच्चे सुबह सुबह घर से निकलकर काम पर जा रहे हैं। कितनी दुख भरी कहानी है, कितनी दुख की बात है कि बच्चों को जहाँ खेलने जाना चाहिए था वहाँ वो काम करने जा रहे हैं। ये हमारे समाज की जो विडंबना है, जो बुराई है, उसी विडंबना या बुराई को दूर करने की मार्मिक चेष्टा राजेश जोशी के मन में है और उसी चेष्टा को समाज के सामने उजागर करने की जिज्ञासा उनके अंदर जागी और उन्हें एक कविता लिख दी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न ये बनेगा कि हमारे समय की सबसे खतरनाक पंक्ति क्या है? इसका आंसर है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये जो पंक्ति है ये सबसे खतरनाक है, भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। और ये जो पंक्ति है ये बहुत भयानक है और इसे किसकी तरह लिखा जाना चाहिए? विवरण की तरह। और लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। पहले कह रहा है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, विवरण की तरह लिखा जाना, और लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। मतलब इस भयानक समस्या को विवरण और सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। दो प्रश्न आपके बनेगा। इसके बाद कवि समाज से प्रश्न कर रहा है, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? बच्चे हैं, उन्हें खेलने जाना चाहिए था, लेकिन आप लोग आर्थिक समस्या या आर्थिक तंगी, आर्थिक मजबूरी से जूझते हुए बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कवि बच्चों से पूछ रहा है
सॉरी, यहाँ पर कवि समाज से पूछ रहा है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? बच्चों की जो गेंदें हैं खेलने के लिए कहाँ गिर गई हैं? अंतरिक्ष में। बच्चों की खेलने की सारी गेंदें कहाँ गिर गई हैं? अंतरिक्ष में। क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को? पहला प्रश्न किया, क्या अंतरिक्ष में सारी गेंदें गिर गई हैं? ये आपका पहला प्रश्न है। गेंदें कहाँ गिर गई हैं? अंतरिक्ष में। बच्चों की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं, ये पूछ रहा है, समाज से प्रश्न पूछ रहा है। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? जा रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या उनके पास खेलने के साधन नहीं है? सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गईं। और क्या दीमकों ने खा लिया? दीमक जानते होंगे। दीमकों, क्या दीमकों ने खा लिया? ये आपका पहला प्रश्न है। ये आपका दूसरा प्रश्न है, क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को? बच्चों के पढ़ने के लिए जो रंग बिरंगी किताबें होती हैं, क्या उन सारी किताबों को दीमक ने खा लिया? अगला तीसरा प्रश्न, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? गेंदें नहीं हैं, किताबों को दीमक ने खा लिया, तो क्या सारे खिलौने भी उनकी पहाड़ के नीचे दब गए? देखिए, काले पहाड़ के नीचे सारे खिलौने दब गए। खिलौने कहाँ दब गए? काले पहाड़ के नीचे। क्या किसी भूकंप में ढह गई? फिर से प्रश्न पूछा है, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं? भूकंप के आने से ढह गई हैं, गिर गई हैं, नष्ट हो गई हैं सारी मदरसों की इमारतें। मदरसे मतलब विद्यालय। विद्यालयों की सारी इमारतें किसी भूकंप में ढह गई हैं, मतलब सारे विद्यालय टूट गए हैं, ढह गए हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या उनके लिए खेलने के लिए आपके पास मैदान नहीं है? क्या बगीचे समाप्त हो गए हैं? क्या घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, मतलब अचानक? एकाएक का मतलब है अचानक। क्या अचानक सारे मैदान गायब हो गए? क्या अचानक सारे बगीचे गायब है? क्या घरों के आंगन भी खत्म हो गए? इसके बाद राजेश जोशी जी कह रहे हैं, फिर तो बचा ही क्या है? फिर तो बचा ही क्या है इस दुनिया में? अगर बच्चों के खेलने के साधन नष्ट हो गए, उनकी गेंदें अंतरिक्ष में चली गईं, किताबों को दीमक ने खा लिया, उनके सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए, और क्या खेल के मैदान, बगीचे, घरों के आंगन सब एकाएक समाप्त हो गए, तो फिर कह रहा है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, इस संसार में क्या बचा है ये बताओ। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अगर ये ऐसा होता तो कितना भयानक होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं। देखिए जी, अगर ऐसा होता, पूछ रहा है, तो कितना भयानक होता। तो कह रहा भयानक है। भयानक इसलिए है क्योंकि इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं। हस्ब मामूल का अर्थ होता है यथावत, जो कहते हैं मौजूद हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये कह रहा है सबसे भयानक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी हुई सड़क पर जा रहे हैं, तो ये सबसे भयानक। चलिए इसके बाद देखते हैं शब्दार्थ। कोहरा मतलब धुंध। सड़कें कैसी हैं? कोहरे से ढकी हुई हैं, मतलब धुंध से ढकी हुई हैं। मदरसा मतलब विद्यालय, क्या भूकंप में सारे विद्यालय ढह गए? हस्ब मामूल मतलब यथावत। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। संविधान के अनुच्छेद 24, देखिए ये चीज़ लिखी हुई है संविधान के अनुच्छेद 24 में, कारखानों आदि में बालक बालिकाओं के नियोजन के प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है। मतलब अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि कोई भी बच्चा किसी भी कार्य, जैसे मजदूरी करने जाना, इसके लिए निषेध किया गया है।
और जिनके अनुसार मतलब अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या काम में करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। एक तो उन्हें कानूनी बना दिया है कि 14 साल से अगर नीचे बच्चा है, उसकी आयु कितने साल, 14 वर्ष, तो फिर उसे कोई कंपनी वाला अपने यहाँ काम पर नहीं लगाएगा या किसी अन्य परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। कोई भी संकट हो लेकिन उन्हें काम पर नहीं लगाया जाएगा। जी आपकी कविता है और कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। चलिए देखिए, कोहरे से ढकी हुई सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए और लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, मतलब विस्तार से लिखा जाना चाहिए और सवाल के रूप में लिखा जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।